इस आफ्टर सेशन में हम पढ़ेंगे ब्लड कोआगुलेशन, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये कैसे होती है, ये क्यों होती है और ये क्यों ज़रूरी है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और कैसे ये मुख्तलिफ़ अनासर की वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसको आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें आरबीसीज़ का, प्लेटलेट्स का और डब्ल्यूबीसीज़ का क्या इसमें इफ़ेक्ट है वो भी देखेंगे। तो चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम बात करें कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जो कि एपिथेलियम की टिश्यू की एक स्पेशलाइज किस्म से बना हुआ है, जिसको हम स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लाइंड होती है। ठीक है, अब इसके जो ब्लड क्लॉटिंग है और इसमें क्या क्या होता है, किसकी वजह से होती है। ठीक है, अब इसकी जो हम ब्लड वेसल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड होता है। अब ब्लड में क्या क्या होता है, इसमें ब्लड सेलुलर पार्ट है और नॉन सेलुलर पार्ट। अब सेलुलर पार्ट में इसमें डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं और डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स होते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स का जो काम होता है ये इसको कहते हैं सेल फ्रेगमेंट्स, और ये ए न्यूक्लियड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सिर्फ डब्ल्यूबीसीज़ में न्यूक्लियस होता है, जो कि लोब्ड, बाइलोब्ड और पॉलीलोब्ड होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं इसमें ये एंटी कोएगुलेंट काम करता है, क्योंकि इसमें हेपरिन होता है। ठीक है, ये ब्लड को जमने नहीं देता है, इसके लैमिनर फ्लो को मेंटेन करता है। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, ये कोएगुलेशन में मदद देता है। ठीक है, कैसे मदद देता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता चलूँ कि जो ब्लड क्लॉटिंग है ये दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे वो पाथवे होता है, वो क्लॉटिंग होती है जो कि सेल से बाहर हम करते हैं, आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। अब इंट्रिंसिक वो कि जो ब्लड वेसल में होती है, ब्लड कैपिलरीज में होती है। ठीक है, ब्लड मतलब कि मुख्तलिफ वेन्स में जहाँ भी मतलब हो, जो कि सेल के जो कि ब्लड वेसल के अंदर हो। ठीक है, उसको हम इंट्रिंसिक। सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, कि यहाँ पे कैसे होती है और किन अनासर की वजह से होती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड में, क्योंकि हमें पता है कि डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, उसमें हेपरिन होता है जो कि काम करता है एंटी कोएगुलेशन, कि वो खून को जमने नहीं देते। लेकिन हमें चाहिए ब्लड क्लॉटिंग, तो ऐसा क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो ब्लड लेंगे उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूग एक तकनीक है जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी जो ब्लड सेल रिमूव कर देते हैं, जो कि एंटी कोएगुलेशन जो एंटी क्लॉटिंग होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूग जो कि तकनीक होती है। अब जब को ब्लड सेल रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, पीछे बच जाएगा प्लाज्मा और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। अब क्या होता है कि एक ये बीकर है, इसमें जब हम ब्लड को डालते हैं, प्लाज्मा को डालते हैं, तो इसमें क्या है, अब इसमें जो तो ब्लड प्रोटीन क्लॉटिंग प्रोटीन होगी वो एक क्लॉट बना देगी, एक जम जाएगी, जिसको हम क्लॉट कहते हैं। ये कैसे बनती है, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन, अब क्लॉटिंग प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, अब क्लॉटिंग प्रोटीन में आ जाती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और तीसरा फैब्रिनोजेन। ठीक है, अब जो कि ब्लड प्रोटीन के अलावा, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के अलावा जो बच जाता है, जो लिक्विड बच जाता है, उसे हम सीरम कहते हैं। अब ये था एक्सट्रिंसिक, कि इसमें कैसे कोएगुलेशन होती है, कैसे क्लॉटिंग। अब बात कर ले इंट्रिंसिक की, कि अब ब्लड वेसल में कैसे क्लॉटिंग होती है, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं। इसमें तो हमने ब्लड डब्ल्यूबीसीज़ निकाल दिए, अब इसमें डब्ल्यूबीसीज़ हैं। अब उसमें डब्ल्यूबीसीज़ में क्या है, उसमें हेपरिन है। अब हेपरिन क्या काम करता है, जो कि बेसोफिल प्रोड्यूस करता है, डब्ल्यूबीसीज़ का एक सेल प्रोड्यूस करता है, जिसको एंटी कोएगुलेशन या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। अब ये इसको प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन से, इसको रोकता है ब्लड क्लॉटिंग से। लेकिन हमने क्या करना है कि क्लॉटिंग करनी है। अब क्लॉटिंग क्यों करनी है, बात तो ये क्लॉटिंग क्यों करनी है, क्लॉटिंग इसलिए करनी है कि फ़र्ज़ करो कि ये ब्लड वेसल है, ये हमारे पाँव में है और हमारा पाँव आ जाता है कांच पर। अब कांच पे ये ब्लड वेसल जब आएगी तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड वेसल रप्चर्ड हो जाएगी। अब रप्चर्ड हो गया तो क्या क्या होगा, सबसे पहले बात करूँ, इसको हम देखते हूँ आगे, फिर वापस आएंगे यहाँ पे कि क्या होगा। अब ये बात कर लें कि जब ये रप्चर्ड हो जाएगी
तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लेटलेट्स हैं वो सबसे पहले प्लेटलेट्स भाग कर आएंगे, क्योंकि उनका काम क्या होता है कि वो अडहेयर हो जाते हैं, एक दूसरे पर एग्रीगेट हो जाते हैं, उसके ऊपर ढेर बनाते हैं जो कि कोagulation में मदद देते हैं, क्लोट में मदद देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि इस पर जो दूसरे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे जो सेल डैमेज, टिश्यू डैमेज हुआ है, ये भी प्रोटीन अपने केमिकल रिलीज़ करेगा। उसको कोशिश करेंगे सबसे पहले ये खुद से इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करें कि वहाँ पे रिपेयर करें। तो प्लेटलेट्स जो कि डैमेज हो चुके हैं उसकी वजह से वो यहाँ पे अडहेयर होना शुरू हो जाएंगे, ढेर बनाना शुरू कर देंगे एक दूसरे के ऊपर, और दूसरा वो डैमेज टिश्यू हैं वो भी वहाँ पर केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। अब कैसे होता है वो उसको वापस यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले चलते हैं वहाँ पर कैसे किन स्टेप से, किन फैक्टर से यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट, तो ये कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है कि जो डैमेज प्लेटलेट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ब्लड जैसे ही जब ब्लड वेसल की वाल डैमेज होगी तो क्या होगा कि जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं वो क्या वहाँ पे अडहेयर होना शुरू हो जाएंगे, ढेर बनाना शुरू कर देंगे, और क्या रिलीज़ करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि सिग्नल है, ठीक है। और आगे जो टिश्यू डैमेज हुआ, जहाँ पे रप्चर्ड हुई वाल, रप्चर्ड की जो डैमेजेस टिश्यू हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब क्या हुआ कि जो डैमेज प्लेटलेट्स है उन्होंने रिलीज़ किया थ्रोम्बोकाइनेज, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं, और जो डैमेजेस टिश्यू हैं उन्होंने रिलीज़ किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब प्लास्टिन ये कि वो कोशिश करते हैं खुद से कि उसको रिकवर करें, ठीक है। अब ये खुद से थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज़ कर रहा है और वो डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ कर रहा है कि वहाँ पे कवर करें, ढेर बनाना शुरू कर दें। लेकिन आगे क्या होता है, ये उसको कवर नहीं कर पाते, तो आगे फैक्टर प्रोड्यूस करता है जो कि अब फर्दर आगे जो कि क्लॉटिंग की वजह बनेंगे। कैसे, कोई हमारा जो लीवर है हमें पता है कि ये प्रोटीन रिलीज़ करता है। कौन सी प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ करेगा। अब प्रोथ्रोम्बिन क्यों रिलीज़ करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी में कभी भी ये खुद से क्रिएट करता है, एडवांस कैसे पता नहीं होता कि कैसे कब इंजरी हो जाए, कब कट लग जाए, तो इसलिए ये हर वक्त प्रोथ्रोम्बिन रिलीज़ करता रहता है ब्लड वेसल में, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन के लिए विटामिन के, अब हमने विटामिन्स में पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशनल विटामिन्स होते हैं उनमें विटामिन के आता है जो कि बहुत अहम होता है, और वो क्या काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन को जो प्रोडक्शन है, जो प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है इसमें हेल्प करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन जब बन जाता है तो क्या होता है कि जो कि डैमेज प्लेटलेट और ब्लड टिश्यू ने जो रिलीज़ किया था थ्रोम्बोकाइनेज, इस पर जब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट करता है तो ये आकर थ्रोम्बोकाइनेज, अब थ्रोम्बोकाइनेज काइनेसिस से मुराद ये है कि प्रोथ्रोम्बिन को काइनेज करेगा, तोड़ेगा। अब तोड़ कर क्या करेगा, अब इसको एंजाइम में कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव प्रोटीन है, ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि काइनेसिस मतलब कि थ्रोम्बिन की काइनेसिस करेगा, और क्या करेगा, इसको थ्रोम्बिन में कनेक्ट करेगा जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। अब हमारे पास आ गया एंजाइम। अब एंजाइम क्या करेगा, फर्दर जो एक प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा, इनिशिएट करेगा, वकूफ़ पज़ीर करेगा। वो क्या है कि जब जो लीवर है हमारा प्रोड्यूस करेगा फाइब्रिनोजन विटामिन के की मदद से, जो कि फाइब्रिनोजन क्या होता है, ये सोलबल प्रोटीन है, ठीक है। इस सेल में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन हमें अब डिसॉल्व नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वो जगह रिफ़िल करनी है जहाँ पर हमने ढेर लगाए थे प्लेटलेट्स के और डैमेज टिश्यू के। वहाँ पे कुछ जगह बच जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। अब उस जगह को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनसोलेबल प्रोटीन। जो सोलेबल ना हो तो ये कैसे कन्वर्ट होगी कि फाइब्रिनोजन को जब एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन एक्ट करेगा तो ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, जो कि इनसोलेबल प्रोटीन है, जो कि एक्ट करेगी उस जगह पर जहाँ पर क्लोट बनना है, यहाँ पर उसने आके क्लोटिंग करनी है, ठीक है। तो चलते हैं वापस चलते हैं। तो क्या हुआ था कि यहाँ पर जब जो इसकी जो ब्लड वेसल की जो डैमेज हो गई थी वाल, तो क्या हो गया था, यहाँ पे सबसे पहले जो काम किया उन्होंने आके, और जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं उन्होंने ढेर होना शुरू कर दिया, ढेर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हो गया कि जो
डैमेजेस टिश्यू थे उन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और रिलीज़ किया तो उन्होंने डैमेजेस टिश्यू ने थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज़ किया। अब ये रिलीज़ करते हैं तो क्या हुआ, जो लीवर में से प्रोड्यूस हुआ था प्रोथ्रोम्बिन, इसको अब कन्वर्ट कर दिया उन्होंने मिल के थ्रोम्बिन पे। अब थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने आगे फाइब्रिनोजन जो कि इनसोलेबल है, इसको सोलेबल को इनसोलेबल में जो कि फैब्रिन। अब फैब्रिन क्या है, ये रेशे की तरह होता है, धागे की तरह होता है, जो कि क्या करता है, जो कि जगह यहाँ पे बच गई थी ढेर बनाने के समय, जो छोटे छोटे सुराख बच गए थे उसको रीफिल कर देगा फाइब्रिन के, जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग जो है वो रुक जाएगी, जो कि सबसे बड़ी वजह में प्लग बन जाएगा, एक क्लोट बन जाएगा जो कि ब्लीडिंग को रोक देगा। इस सारे प्रोसेस में सबसे जो मेन काम होता है वो कैल्शियम आयन करते हैं। कैल्शियम आयन इनिशिएट या स्टिमुलेट करते हैं इस सारे प्रोसेस को। इसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। अब कैस्केड प्रोसेस वो होता है जिससे कि ये प्रोड्यूस हुआ, इसने आगे इसको इनिशिएट किया, इसने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया और इस प्रोसेस ने आगे इस प्रोसेस को इनिशिएट किया। अब इसमें होता है क्लोट कैसे बनता है, क्लोट इस तरह बनता है कि सबसे पहले जो डैमेज प्लेटलेट्स होते हैं और जो डैमेजेस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जो कि फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, जो कि जो साइट्स है जो डैमेजेस वाली उसको रिपेयर करने में मदद देता है और जहाँ पे क्लोट बना देता है। तो ऐसे ये थी इंट्रिंसिक, हमने पढ़ ली कि कैसे इंट्रिंसिक कैसे ब्लड क्लोटिंग होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलेबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन इनटू इनसोलेबल फाइब्रिन सब्सटेंस टू फॉर्म अ क्लोट। वही पीछे मैंने बात की, तो क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन होती है ये सोलेबल होती है, क्योंकि हमें सोलेबल तो चाहिए नहीं, ये सोलेबल हो जाएगी तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे सुराख जो इंजरी वाली कट वाली जगह पे जो सुराख हैं वो रीफिल नहीं हो गए, तो हमें क्या ये इनसोलेबल वो कि जो सोलेबल ना हो उसको रीफिल करे तो क्लोट बनाए। इसलिए जो होती है कि जो क्या कहता है कोआगुलेशन में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सोलेबल प्लाज्मा फिब्रिनोजन है इसको कन्वर्ट करते हैं इनसोलेबल फाइब्रिन में, जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद देती है, क्लोट बनाने में मदद देती है। नेक्स्ट, दिस होल प्रोसेस में बी डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। अब कौन सी स्टेजेस थी, वही स्टेजेस थी, द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल। हमने प्रोथ्रोम्बिन जो निकला था, अब प्रोथ्रोम्बिन को कैसे प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया था थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन को जब कन्वर्ट किया था उसके बाद क्या हुआ था कि थ्रोम्बिन बना था। अब थ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया था थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन को कन्वर्ट जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। ठीक है, नेक्स्ट pathway of blood clotting. अब pathway, the formation of prothrombin activator is initiated by the interplay of two mechanisms, the extrinsic and intrinsic pathway of blood clotting. अब ये दो तरह से होता है, वो हमने बात की कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, दो तरह का जो हमने बात की थी, ये दो प्रोसेस के पाथवे की जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, वो पीछे बता दी। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें क्लोटिंग फैक्टर कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग में मदद देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात, फाइब्रिनोजन ऐसा एक फैक्टर है जो कि ब्लड क्लोटिंग में सबसे अहम जो फैक्टर है, इसको फैक्टर 1 भी कहते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग में सबसे अहम प्ले रोल अदा करता है। ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 4 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन भी एक एक्ट करता है। ठीक है, ये इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो, ये हाफ लाइफ होती है वो 3 डेज़ होती है। इसके आगे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि टिश्यू प्रोड्यूस करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये इसका जो होता है वो दौरानिया, वो पता नहीं होता अभी कब, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट बनता है, ऑन द कंडीशन पे बनता है। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये पता नहीं कब बनता है और कब ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको अननोन, इसकी जो हाफ लाइफ है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। अब कैल्शियम फैक्टर मैंने पीछे बात की कि ये कैसे कैल्शियम को जो एक्सेलरेट करता है, उसको जो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को, कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन के मुख्तलिफ फैक्टर में ये कैल्शियम जो है ये फैक्टर मदद देता है। नेक्स्ट, लाइबल फैक्टर, इसमें इसका जो हाई लाइफ है वो 12 से 16 घंटे होता है। नेक्स्ट, अननोन फैक्टर, इसका जो अननोन, अब स्टेबल फैक्टर होते हैं वो इसका 5 से 6 घंटे होता है। नेक्स्ट, जो उसके फर्दर फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं, सबसे पहली बात ये एक डिज़ीज़ है हीमोफीलिया, जो कि जेनेटिक्स में इनहेरिट डिज़ीज़ होती है,
इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग जारी रहती है और क्लोटिंग नहीं होती। हीमोफिलिक इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है, इसमें क्लोटिंग नहीं होती। ठीक है, तो एंटी हीमोफिलिक मतलब वो कि जो हीमोफिलिया से रोके। हीमोफिलिया क्या है कि फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड। अब एंटी हीमोफिलिक वो होगी जो कि क्लोटिंग करेगी। ठीक है, जो हीमोफिलिया के अगेंस्ट काम करेगी। तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, वो 12 से 15 घंटे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिसमस फैक्टर 18 से 20 घंटे। अप्रूवर फैक्टर, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट 3 डेज इसका होता है। आगे हैगमैन फैक्टर, ठीक है, और आगे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 12 से 16 डेज़। अब जो सबसे बात शुरू हुई थी फिब्रिनोजन से और ख़त्म होगी फाइब्रिन से, इसके दरमियान ये सभी फैक्टर आते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ प्ले रोल करते हैं क्लोटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर में जो फैक्टर फार्म्ड इन द लीवर। अब लीवर में कौन कौन से बने थे, वो बने थे यहाँ पे, वो सिर्फ मैंने मेंशन किया 1 2 3 4 वो बने थे। मेरी बात सुने कि सबसे पहले बना था प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ था आगे थ्रोम्बिन में। उसके बाद जो दूसरा बना था कि ये विटामिन के डिपेंडेंट। अब विटामिन के डिपेंडेंट में क्या कौन कौन से आ गए थे, विटामिन के डिपेंडेंट में वो भी आ गए थे कि थ्रोम्बिन जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिनोजन जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ये आ गए थे इसमें। नेक्स्ट, अब फैक्टर प्रिवेंटिंग कोआगुलेशन। अब वो फैक्टर की बात करें जो कि प्रिवेंट करते हैं कोआगुलेशन, अब कोआगुलेशन नहीं होने देते। अब कैसे, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मेरी बात सुने कि अगर उसमें एक एंजाइम एक्ट करता था थ्रोम्बिन जो कि एक एंजाइम था। अब अगर एक एंजाइम है, अब क्लोटिंग होती कैसे है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, तो जो थ्रोम्बिन था वो एक एंजाइम था, अब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो डीनेचुरेशन होता जाएगा। बात थी ना कि अगर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाए टेम्परेचर तो क्या होगा, वो डीनेचुरेशन होना शुरू हो जाएंगे। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, उसकी जो प्रोसेसिंग है टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, तब भी वो अपना प्रोसेस छोड़ देगा क्योंकि एंजाइम एक्ट करेंगे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो उसका प्रोसेस स्लो होता जाएगा जो कि कोआगुलेशन को रोकेगा। इसलिए टेम्परेचर में जो डिक्रीज़ कमी आ जाएगी तो तब भी जो कन्वर्ट होगा प्रोसेस स्लो होता जाएगा, जो कि एक प्रिवेंटिंग फैक्टर है, प्रिवेंटिंग कोआगुलेशन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड वेटेबल सरफेस। अब मेरी बात सुने, क्योंकि जब ढेर लग जाएगा तो वहाँ पर वाटर और वेटेबल, अब पानी लगेगा और वेटेबल, अब वाटर में अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई मतलब कोई भी वायरसेस वगैरह जो भी उसको इफेक्ट करेंगे, या वेटेबल जो नमी वाली सरफेस वो क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोसेस दूसरा, जब लिम्फोसाइट आकर एक्ट करेंगे तो क्या वहाँ पे एक अपना हमें बनाना क्लोट, लेकिन जहाँ पर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या वहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस इम्यून सिस्टम वाला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे मार डाट शुरू हो जाएगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके दरमियान। इसलिए अवॉइड करें वाटर और नमी वाली सतह से, ये भी प्रिवेंट करती हैं। अगर रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन, अब कैल्शियम आयन को हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करता था रिएक्शन को। ठीक है, अब कैल्शियम आयन रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, कोआगुलेशन में डिले प्रोसेस होता जाएगा। अब ये रुकता जाएगा क्योंकि कैल्शियम आयन आएंगे नहीं, एक्सेलरेट नहीं होगा, बड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए रिमूवल, कैल्शियम आयन निकाल ही देंगे तो प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ फाइब्रिनोजन। अगर फाइब्रिनोजन का प्रेसिपिटेट रेसूब बन जाएगा, जम जाएगा, खुद से जम जाए, क्योंकि ये फाइब्रिनोजन क्या है, ये क्लोटिंग फैक्टर है। जब खुद से ही अगर जम जाएगा तो क्या होगा, ये भी अगर कोआगुलेशन नहीं होने देगा। ठीक है, आगे एडिशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन लाइक प्रोटामाइंस, प्रोटीन, हेपरिन। ठीक है, ये सभी जो इन्होंने बताए हुए हैं, ये सब हेपरिन जो कि ये एंटी कोआगुलेंट, एंटी क्लोटिंग फैक्टर है। अगर ये ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अब लोग ब्लड क्लोटिंग हमने करानी है, ब्लड क्लोटिंग अगर इसमें हेपरिन ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि वो प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा ब्लड क्लोटिंग को, कोआगुलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट, अदर सब्सटेंस लाइक सोडियम सिट्रेट। अब सोडियम सिट्रेट इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम आयन के साथ बॉन्ड बना लेगा जो कि उसको रिमूव कर देगा, उसकी एक्टिविटी को एक और प्रोसेस शुरू कर देगा जो कि एक प्रोसेस सही नहीं है। ठीक है, और इसी तरह जो कोआगुलेशन या क्लोटिंग है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट, अब फैक्टर इंक्रीजिंग कोआगुलेशन। अब वो फैक्टर हम पढ़ेंगे जो कि कोआगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग को इन्हेंस करते हैं, बूस्टअप करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, वार्मथ। अब जब हमें पता है कि ऑप्टिमम बात वही कि जब एंजाइम जो है प्रोथ्रोम्बिन, इसका जो
ऑप्टिमम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी एक्टिविटी में उसकी काइनेटिक एनर्जी एंजाइम की बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी से प्रोसेस करेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से, वार्मथ बढ़ाने से क्या होगा, उसकी एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी, थ्रोम्बिन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो तेज़ी से फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके। एक बात इस यहाँ पे बात करता चलूँ कि आपने देखा होगा कि कट वाली जगह पर अगर हम महसूस करें तो क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा एक बात को कि यहाँ पे टक लगे, वहाँ पे कट लगे, इंजरी हो, वहाँ पे ना जो टेम्परेचर हम फेल्ट करें ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर उसका साइड्स का होता है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा होता है। वो क्यों इंक्रीज़ कर रहा होता है कि बॉडी उसको कह रही होती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक एंजाइम है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, जो कि फाइब्रिनोजन जो कि सोलेबल है उसको कन्वर्ट करेगा इनसोलेबल जो कि क्लोटिंग में मदद करता है। ठीक है, वार्मथ। अब कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड वेटेबल सब्सटेंस, अब ये बात अब ठीक नहीं है, ये गलती से लिखा गया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। एडिशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ इनटू द ब्लड सैंपल, अब इसमें बॉडीज़, अब वो भी खुद से अगर कोई चीज़ें ऐड कर दें जो कि कोआगुलेशन में मदद देते, हो सकता है मुख्तलिफ अनासर ऐसे होते हैं जो तेज़ी से फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही होती है तो खुद से ये बॉडीज़ ऐड कर फॉरेन बॉडीज़ ऐड करते हैं जो कि कोआगुलेशन में मदद देते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ अनासर। एडिशन ऑफ थ्रोम्बिन, अब एडिशन थ्रोम्बिन क्या था, वही कि एक एंजाइम है जो कि इंक्रीज़ बूस्टअप करता है कि उन से प्रोसेस को फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट। अब थ्रोम्बिन अगर आर्टिफिशियली इंड्यूस करेंगे बॉडी में, उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बूस्टअप करेगा किसको, इंक्रीज़ करेगा कोआगुलेशन को, ब्लड क्लॉटिंग को। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बोथ इन विवो इन विट्रो, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम आयंस, क्योंकि हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो क्या हमें कैल्शियम आयंस हासिल होंगे। अब कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, बूस्टअप करते हैं किसको, कोआगुलेशन को। अब कोआगुलेशन में कैसे कि हमने देखा था कि जब उस पर आके एक्ट करता है, इस पर थ्रोम्बिन पे ये आके एक्ट करता है तो क्या करता है, ये तेज़ी से उसको एक्सेलरेट करता है, एंजाइम्स को हम एक्सेलरेट करता है कि वो तेज़ी से अपना फंक्शन परफॉर्म करे। इसलिए जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये बूस्टअप करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं कोआगुलेशन को और ब्लड क्लॉटिंग को। तो मेरी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पीछे जिन्होंने प्लेटलेट का टॉपिक नहीं पढ़ा वो पीछे इसी वीडियो का प्लेटलेट टॉपिक ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। कोई आपके जहन में सवाल हो वो ज़रूर कमेंट नीचे कीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।